मैंने बायोडाटा प्रीवियस क्लास में बायोडाटा ले लिया था। बायोडाटा में प्रेजेंट वर्क था, पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन थे, एक्सपीरियंस था, एजुकेशन से संबंधित थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित क्वेश्चन थे, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली, हॉबी और आइडियल और डिस्ट्रिक्ट तक के क्वेश्चन हमने करवा दिए। फिर इसके बाद आता है स्टेट से संबंधित क्वेश्चन, जो राज्य होते हैं, राज्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो राज्य से संबंधित क्वेश्चन में देखिए, जैसे राजस्थान है तो क्या होता है, मोटी सी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान स्पेशली एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे कोई आउटसाइडर बच्चा है, चाहे कोई इनसाइडर बच्चा है, राजस्थान उससे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है? जब यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो स्टेट होता है, स्टेट उसमें भी कवर करना पड़ता है, बट उसमें बहुत जनरल कवर करना पड़ता है। यहाँ तो स्पेशल कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस है, चाहे यूपी का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे कोई सा भी हो। जैसे क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान के हिस्ट्री की विशेषता पूछ लिया उन्होंने। फिर राजस्थान के हिस्ट्री की विशेषता पूछ लिया तो राजस्थान में एक तो कल्चर बहुत फेमस है, और एक वहाँ के राजपूत शासन बहुत फेमस है, और तीसरा इतिहास में प्रजामंडल बहुत फेमस है। ठीक है, इस पर चर्चा हो जाएगी। कल्चर पूछा जाए तो कल्चर में ट्राइबल कल्चर की पूछ लिया जाएगा। महत्वपूर्ण फेयर जो मेले हैं, त्यौहार हैं, और कुछ कस्टम्स हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में जाओगे तो राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे साउथ ईस्ट का प्लेट्यूज हो, चाहे वेस्ट का आपका मरुस्थल हो, चाहे आपका मैदान हो, अलवर का मैदान हो। ठीक है, इसके अलावा बीच का अरावली हो, चारों पार्ट पूछ सकते हैं। अरावली का इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं कि अरावली को राजस्थान से क्या फ़ायदा है। डेजर्ट के फायदे नुकसान पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। डिजास्टर पूछ सकते हैं, राजस्थान में अभी बस एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, स्टोर सिटी वगैरह जो हो रही है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर पूछ सकते हैं, इंडस्ट्री पूछ सकते हैं, टूरिज्म पूछ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हैं। राजस्थान बीमारू है नहीं है, राजस्थान की प्रॉब्लम्स क्या हैं। पॉलिटी में जाएंगे तो स्पेशल स्टेटस पूछेंगे, टू पार्टी सिस्टम पूछ सकते हैं आपसे। करंट इवेंट में जाएंगे तो एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, विच सिस्टम जो है, चाइल्ड मैरिज की जो समस्या चल रही है, चाइल्ड लेबर की समस्या है, वेमेंस की प्रॉब्लम पूछेंगे, ट्राइबल्स की प्रॉब्लम पूछेंगे, और एससी एस्ट्रोसिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी मैं राजस्थान नहीं ले रहा, राजस्थान का मैं क्लास लूँगा, ठीक है, वो बाद में लूँगा। अभी मैं पहले मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, जो लगभग आपके थॉट्स में 30% यानी पूरे इंटरव्यू का 30% कवर करता है, उसको मैं ले रहा हूँ। स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन जो है ये 30% क्वेश्चन होते हैं इसके। स्पेशल सिचुएशन में 30% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 30% क्वेश्चन है। और ये 30% जो क्वेश्चन आते हैं, 30% जो नंबर आते हैं, सॉरी, क्वेश्चन तो एक दो होता है जो आपसे आपकी रियल में कैपेसिटी को ये चेक करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले सेक्शन आता है आपका पुलिस क्वेश्चन। पुलिस पुलिस वैसे क्या होता है कि इन प्रश्नों में अगर प्रश्नों का जवाब दिया जाए, इसमें दो तरह के होते हैं एक्चुअली। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई रिलेवेंस हमारे इंटरव्यू से दूर दूर तक नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमारा कोई रिलेवेंस दूर दूर तक नहीं होता है। ठीक है, और उनका प्रश्नों का जवाब देने पर हम लोग मूर्ख साबित हो जाते हैं। एक कॉमन सेंस से जवाब देने का प्रयास किया जाना चाहिए। और कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपसे रिलेवेंट होते हैं, रिलेटिव होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का जवाब भी आप देते हो तो कोई बात नहीं है, नहीं देते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, बट मना करने का तरीका इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आप इसको हमने बांट दिया, डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। इसका पहला पार्ट जो आता है वो नॉन रिलेवेंट, जो हमारे इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं रखता, ये दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे आपके शर्ट में कितने बटन हैं, आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हैं, इसका इनका आपके इंटरव्यू से, आपकी पर्सनालिटी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं कि अरे यार, सीढ़ी काउंट कर ली होती तो हम आरएस बन जाते, आईएएस बन जाते। और कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई शर्ट के बटन काउंट कर लिए होते तो ऐसा हो जाता। लेकिन इन प्रश्नों को पूछे जाने का ऑब्जेक्ट को इतना सा है कि आपका दिमाग डस्टबिन है, कचरों को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं भाई, क्यों रटेंगे इस चीज़ को।
अगर शर्ट की बटन आपने बता भी दिया तो इससे कौन सी क्षमताओं का पता लगता है? नहीं लगता है। और बताने से ही साबित हो जाता है कि आपके पास ये छोटे मोटे काम हैं, बाकी कोई ढंग के काम नहीं है। तो यहाँ बहुत क्लियर है कि नॉन रिलेवेंट जो क्वेश्चन होते हैं, आपके शर्ट में कितने बटन हैं? सॉरी सर, हमने काउंट नहीं किया। नहीं नहीं, फिर भी बताओ यार। तो आप एक एक कॉमन सेंस इसका जवाब दीजिए आप। कॉमन सेंस। पहले तो आप मना करिए, एग्जैक्ट जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जवाब देना ही पड़ जाए तो कॉमन सेंस सर। सामान्यतः एक शर्ट में 10 से 12 बटन होती है, उतना ही हो सकती है। सर मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ। सामान्यतः एक फ्लोर में 10 सीढ़ियाँ होती हैं, 20 सीढ़ी हो सकती है सर। मतलब कभी एग्जैक्ट जवाब नहीं देना। कॉमन सेंस है, वो भी जरूरत हो तो सॉरी सर मैंने काउंट नहीं किया। जवाब दे दो, सॉरी सर मैंने काउंट नहीं किया। पूछ लिया तो नहीं। अच्छा। दूसरा होता है जिनका रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है। राजस्थान में विधान परिषद बनाई जाए कि ना बनाई जाए? राजस्थान में विधान परिषद बनाई जाए कि ना बनाई जाए? राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए कि ना शामिल किया जाए? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो जो रिलेटिव फैक्ट्स होते हैं कि तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद, राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीट है? फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। वो फैक्ट्स जो होते हैं वो रिलेटेड तो होते हैं, जैसे राजस्थान से हो सकते हैं, आपके जनरल स्टडी से संबंधित हो सकते हैं कॉमन फैक्ट्स। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे फैक्ट्स को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप इस तरह के फैक्ट को रटने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह के फैक्टों का जवाब देने से आपके नंबर बढ़ते नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज योर मार्क्स। बट अगर गलत जवाब दिया जाएगा तो यही वो क्वेश्चन होते हैं जो क्रॉस वेरीफाई हो जाते हैं, बिकॉज और जो कितने क्वेश्चन आते हैं वो आपके विचारों से संबंधित होते हैं। और विचार लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये विचार सबके एक जैसे हों। ठीक है। विचारों में भिन्नता हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। बट हर विचार के पीछे अपना एक तर्क होता है, एक व्यवहारिकता होती है। ठीक है। बट फैक्चुअल चीज़ें जो होती हैं वो स्टेब्लिश फैक्ट होते हैं, और उसको कोई भी गूगल करके वेरीफाई कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको फैक्चुअल जवाब देने की जरूरत नहीं है। जैसे पूछा गया, लॉ वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, अच्छा इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? सॉरी सर, कई बार हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट अभी मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बोर्ड बता देता है कि अच्छा ये राजस्थान का सेक्स रेशियो इतना है, हाँ सर इतना है, सर सेक्स रेशियो कम होने का क्या कारण है, कैसे इसको बढ़ाया जाए? ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब, ठीक है, अच्छा राजस्थान बीमारू है, ठीक है, बीमारू कैसे बताओगे इसको? कुछ डाटा उन्होंने दे दिया, सोशल डेटा दे दिया, इकोनॉमिक डेटा दे दिया, इसके आधार पे आपको बोलना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिलेवेंट फैक्ट हैं, रिलेटिव फैक्ट्स हैं, ये बताया जाता है तो ठीक है, नहीं बताया जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आप, अगर आपको फोर्स किया जा रहा है, नहीं नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ इसको, सर मैं एस्टिमेटेड बता सकता हूँ सर, अनुमानित बता सकता हूँ। अनुमानित आप बता दो। ठीक है। तो जब आप क्लियर है कि पुलिस क्वेश्चन जो होते हैं तो हमारे इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं होता है, नॉन रिलेवेंट होते हैं, एक्चुअल प्रश्न होते हैं। और नॉन रिलेवेंट जो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, जैसे सीढ़ी काउंट करना, शर्ट की बटन काउंट, एवरीथिंग। ठीक है। सिर के बाल काउंट करना, ऐसी चीज़ें। नॉन रिलेवेंट जो फैक्ट होते हैं का संबंध हमारे इंटरव्यू से जरूर होता है, लेकिन उनमें कोई पोटेंशियल नहीं होता है स्कोर करने का। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जरूरत। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन का जो है हमारा दूसरा पार्ट है, उसको लेते हैं। दूसरा पार्ट है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, विवादित प्रश्न। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जब विवाद क्या है इसको समझ लीजिए आप लोग। विवाद होता है जहां पर किसी भी इशूज पर एक से ज्यादा आइडियाज होते हैं, जहाँ एक से ज्यादा आइडियाज होते हैं और हर आइडिया एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है, वो कंपोज नहीं कर सकता है, अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, मैं मुखर्जी नगर से जाना है, सॉरी क्वेश्चन पूछा गया, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एलजीबीटी अलाउड हो कि ना हो? ठीक है।
आसानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए कि ना किया जाए, ज्ञान प्रतिशत बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो उसमें कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, सो मतलब होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि जब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसके जवाब तीन ही होते हैं। या तो हम किसी आइडिया का सपोर्ट करें, शराबबंदी होना चाहिए, यस, या हम उसका विरोध करें, नो, अपोज करते हैं उसको। या हम देखें कि भाई यस करने से या नो करने से भी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, तो समस्या को हल करने के लिए हम न्यू आइडियाज दे सकते हैं। नहीं यार, ना ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, न्यू आइडियाज देना चाहिए। अभी देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि भाई तो क्या है, यस बोल दो, नो बोल दो, या बट इसके पीछे अपना लॉजिक्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लॉजिक्स दिया जाता है। ध्यान दीजिए, जब कोई समाधान हम करते हैं तो उस समाधान में दो चीज़ें बहुत जरूरी है। एक तो रेशनैलिटी जरूरी है, कोई भी हमने लॉजिक लिया है तो उसमें रेशनैलिटी बहुत जरूरी है। अब ये साबित करना जरूरी है कि शराबबंदी होना चाहिए तो इसलिए होना चाहिए, इसके पीछे तर्क है। और दूसरा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट होना चाहिए। बहुत क्लियर है कि रेशनैलिटी और नेचुरलिटी दोनों चीजें होनी चाहिए। रेशनैलिटी और नेचुरलिटी, नेचुरल होने का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसमें रेशनैलिटी भी आएगी और नेचुरलिटी भी आएगी। यानी कोई भी समाधान प्राकृतिक और तार्किक होना चाहिए, प्राकृतिक और तार्किक, ऐसे लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशन से सपोर्टेड होना चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन से सपोर्टेड है तो नेचुरल भी होगा और रेशनल भी होगा, नेचुरल भी होगा और रेशनल भी होगा। और दूसरा, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आइडियल हो, उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी ना हो। तो आप ध्यान दीजिए, शराबबंदी की हम बात कर लेते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। शराब है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं लिकर। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आज, तो मैं एक जवाब आप ही सॉल्व कर लोगे, ये फार्मूला है, इसे सॉल्व करेंगे हम। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से सपोर्टेड होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना है। जैसे हम लिकर की अगर बात करते हैं तो लिकर देखिए, जिसमें एक एक्साइज एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि जो 10% एल्कोहल कंटेंट है, इथाइल एल्कोहल, ये अल्कोहल, इसको तो हम बोलते हैं, इससे कम वाले को हम बोलते हैं बियर। और अगर 10% से ज़्यादा है और 45% का कंटेंट है, अल्कोहल कंटेंट, इसे ड्रिंक को हम क्या बोलते हैं? लिकर, शराब। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो शराब है क्या अल्कोहल ही तो है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल तो कच्ची शराब है जिसको बोलते हैं, तो पी करके लोग मर जाते हैं। यानी ये शराब जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से बनाया जाता है तब इसको शराब कहा जाता है। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? हूच बन जाएगा, ठीक है, इलिसिट लिकर बन जाएगा, अवैध शराब बन जाएगा जिसको पी के लोग मर जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, शराब पीना सुरक्षित है, तो इससे मरेगा नहीं आदमी, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है? शराब अगर कोई व्यक्ति पीता है, स्वस्थ व्यक्ति पीता है, तो इसका सेडाक्टिव या स्टिमुलेटिव इफेक्ट होगा, या तो शांत हो जाएगा या तो, और ये दोनों ही एबनॉर्मलिटी है, बॉडी की एबनॉर्मलिटी। इट मीन्स दैट शराब पीना नेचुरल तो नहीं है, तार्किक भी नहीं है। अगर आपको खांसी आती है तो आप दवाई पीते हैं तो आपके बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है। तो ड्रग्स में और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में अंतर यही होता है कि कोई ऐसा पदार्थ जो लेने के बाद आपके बॉडी का बैलेंस मेंटेन हो जाता है तो ये तो मेडिसिन हो जाती है। और अगर बैलेंस पहले से है और वो इम्बैलेंस हो जाता है तो ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो जाता है। तो शराब की भी स्थिति यही है कि शराब पीने के बाद स्वस्थ व्यक्ति अगर शराब पीता है तो या तो सेडेक्टिव होगा या स्टिमुलेटिव होगा। इसका साइकोलॉजिकल और फिजिकल
दोनों ही इफेक्ट होगा और नेगेटिव होगा। इट मीन्स दैट ना तो शराब पीना तार्किक है ना ही नेचुरल है। इसका मतलब है कि संविधान इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए संविधान में जब हम एक नैतिक नागरिक बनाने की बात करते हैं तो शराब की विरोध करते हैं। गांधी जी के आइडिया भी शराबबंदी की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शराबबंदी होनी चाहिए, बहुत क्लियर हो गया कि शराबबंदी होनी चाहिए। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट आ गया, शराब पीना ना तो प्राकृतिक है ना ही तार्किक है। पहला जवाब आ गया। अब दूसरी बात आ गई इसकी प्रैक्टिकलिटी की। ठीक है, इसका मतलब है कि शराब नेगेटिव इफेक्ट है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। शराब बंदी की गई है बहुत सारे राज्यों में, इसके बाद भी अब शराब चल रही है। जैसे बिहार गुजरात की बात करें, हरियाणा में बंदी हुई थी, वो हटा दी गई है। तो व्यवहारिकता ये है कि कंप्रहेंसिव बैन होना चाहिए। आपका जवाब क्या होगा अगला? सर कंप्रहेंसिव बैन होना चाहिए, पूरे देश में बैन होना चाहिए। ये नहीं कि एक राज्य में हो गया दूसरे राज्य से शराब आ रही है। बैन कंप्रहेंसिव होना चाहिए। और दूसरा इसका पार्ट है कि लोग कहते हैं रेवेन्यू का नुकसान होगा। तो रेवेन्यू क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का प्रयोग इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए इसका, या पावर में इसका यूज होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है या पावर में यूज हो रहा है तो रेवेन्यू की तो समस्या नहीं आएगी। आपका जवाब क्लियर हो गया कि सर मेरे विचार से शराबबंदी होनी चाहिए। ये प्राकृतिक भी है और तार्किक भी है, और हमारा संविधान भी शराबबंदी का सपोर्ट करता है, क्योंकि हमें एक नैतिक नागरिक बनाना है, ठीक है, स्वस्थ नागरिक बनाना है। लेकिन सर व्यवहारिकता इसकी ये है कि कंप्रहेंसिव बैन होना चाहिए। ठीक है, एक तो कंप्रहेंसिव पूरे देश में इसको बैन किया जाना चाहिए, और दूसरा वह शराब ना बनने पाए ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए। और इथाइल अल्कोहल का प्रयोग कहाँ किया जाए? पावर और इंडस्ट्री में किया जाए, इससे रेवेन्यू का नुकसान ना हो। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा विवादित प्रश्नों का सलूशन हो गया। और बहुत जितने भी विवादित प्रश्न हैं, मैं कई सारे विवादित प्रश्नों का समाधान बताऊंगा। जैसे कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना, क्वेश्चन आ गया। कैपिटल पनिशमेंट, तो एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किसका पार्ट है, जस्टिस का पार्ट है। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस पर हमारा पूरा डेमोक्रेसी टिका हुआ है। ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है, नेचुरल राइट्स। जब राज्य रक्षा करता है ये जस्टिस होता है। ठीक है, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत इसमें आता है। यानी जस्टिस क्या करता है? राइट्स को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट और प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है राइट्स को। तो इसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के चक्कर में क्या होता है, दो तरह की बातें होती हैं। जिसके अधिकार राइट्स नुकसान होते हैं, नुकसान पहुंचता है, उनको तो कंपेंसेशन दिया जाता है। इसको हम पॉजिटिव जस्टिस कहते हैं। भाई इतने रुपए का सहायता दी जा रही है, रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, एवरीथिंग। और जो अपराध करता है उसके लिए नेगेटिव जस्टिस होता है। नेगेटिव जस्टिस को ही पनिशमेंट कहते हैं। नेगेटिव जस्टिस को क्या बोलते हैं? पनिशमेंट। अब देखिए दुनिया में दो तरह की जस्टिस थ्योरी है। एक तो क्या होता है, रिवेंज थ्योरी होता है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। जैसे सऊदी अरब और में अरेबियन कंट्री में है, हाथ के बदले हाथ, बदले नाक, जान के बदले जान, एवरीथिंग। और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक जस्टिस सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक जस्टिस सिस्टम होते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये जस्टिस रिफॉर्मेटिव होते हैं, रिफॉर्मेटिव होते हैं, सुधारात्मक होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये होता है ये नेचुरल होते हैं। अब नेचुरल होना और रिफॉर्मेटिव होना में, दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए आप। दोनों चीज़ें क्या है? इट मीन्स दैट कि हम अपराधी में सुधार करना चाहते हैं, अपराधी का हम प्राण लेना नहीं चाहते हैं। दूसरा नेचुरल का मतलब होता है कि प्रकृति ने आपको किसी को जीवन दिया है, इसलिए राज्य को जीवन लेने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि हम लोग नेचुरल जस्टिस और रिफॉर्मेटिव जस्टिस को प्रमोट करते हैं, यानी हम इसको मानते हैं। तो प्रिमा फेसिक चीज़ें क्या निकल के आई कि सर कैपिटल पनिशमेंट ना तो नेचुरल है और ना ही रिफॉर्मेटिव है। हम किसी की जान ले लेते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से हम लोगों को कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया है। हम अगर कोई कहता है किसी आतंकवादी को फांसी दी जा रही है, अरे उसने कह दिया फांसी नहीं देना चाहिए, उसको गाली देने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम तर्क की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर किसी ने कोई ऐसा अपराध किया, ठीक है, जिसमें रिफॉर्म ही संभव नहीं है, रिफॉर्म संभव नहीं है,
यानी ह्यूमैनिटी के सारे पैरामीटर्स को उसने खत्म कर दिया। और ह्यूमैनिटी के सारे पैरामीटर्स को खत्म करके चाहे देश के खिलाफ अपराध किया, चाहे मानवता के खिलाफ अपराध किया। ये ह्यूमैनिटी का जो पैरामीटर्स है, ये नेशन के लिए भी लागू हो जाता है। एक समूह क्या है? नेशन है। और ये पर्सन के लिए भी लागू हो जाता है। तो कोई ऐसा अपराध, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसा है जो ह्यूमैनिटी के सारे पैरामीटर्स को खत्म करके अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में नेचुरल ये नेशन और पर्सन के अगेंस्ट में है। और ह्यूमैनिटी के सारे पैरामीटर्स को उसने खत्म कर दिया, तो उसमें सुधार संभव नहीं है। इट इज रेयर। ये क्या है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो ध्यान दीजिए कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कोई भी अपराध जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में फॉल करता है, सर वो एक्सेप्शनल अपराध है, उसको छोड़कर बाकी मामलों में फांसी ना दी जाए। सर जहाँ रिफॉर्मेटिव है, जहाँ अपराधों में सुधार संभव हो सकता है, जहाँ अपराधी में सुधार संभव हो सकता है, उस मामले में रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट दिया जाए। सर ये नेचुरल भी है और ये लॉजिकल भी है। लेकिन सर जब कोई अपराध रेयर में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में फांसी दे दी जाए। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, एस भी नहीं हो सकता, नो ये भी नहीं हो सकता। क्या करेंगे आप? सर जो रिफॉर्मेटिव है वहाँ पर तो कैपिटल पनिशमेंट ना दिया जाए, रिफॉर्म संभव है। लेकिन जहाँ पर रिफॉर्म संभव नहीं है वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। ये सर रेयर में आएगा, ठीक है। और रेयर की परिभाषा क्या है? तो ह्यूमैनिटी के सारे पैरामीटर्स को, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सिचुएशनल क्वेश्चन। स्पेशल सिचुएशन का जो तीसरा पार्ट है वह सिचुएशनल क्वेश्चन। कहा था काम करते समय दो परिस्थितियां पैदा होती हैं, नॉर्मल और स्पेशल। तो वास्तव में देखा जाए तो ये विशेष परिस्थितियां होती हैं जो पैदा की जाती हैं, और उस पर आपको देखा जाता है क्या। इसमें स्थिति दो होती है। नॉर्मल, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि सिचुएशन होते क्या है। नॉर्मल सिचुएशन होता है कि जब ना तो सिचुएशन आपको सपोर्ट करता है, ना तो सिचुएशन आपको एक्टिव सपोर्ट करता है, ना ही अपोज करता है। तो नीदर सपोर्ट नॉर अपोज। तो ना तो सपोर्ट करता है ना ही अपोज करता है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल सिचुएशन। कोई भी काम आप कर रहे हैं, परिस्थितियों ने ना तो आपको सपोर्ट किया ना ही आपको अपोज किया, दिस इज नॉर्मल सिचुएशन। तो जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर परिस्थितियों ने आपको बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वी वेरी फेवरेबल हो गया। नॉर्मल से अगर आपने परिस्थितियों ने आपको सपोर्ट कर दिया, परिस्थितियों का सपोर्ट मिल गया, तो ये वेरी फेवरेबल हो गया, यानी फेवरेबल आ गया। और अगर अपोज कर दिया तो ये अनफेवरेबल हो गया। क्या हो गया? अगर अपोज कर दिया तो अनफेवरेबल। यानी नॉर्मल से अपोज की तरफ जाएंगे तो अनफेवरेबल है, और नॉर्मल से सपोर्ट की तरफ जाएंगे तो ये फेवरेबल है। तो हमें फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन को ही स्पेशल कंडीशन कहते हैं। अब आ गया, फॉर्मूला हटा देते हैं। फेवरेबल जहाँ परिस्थितियाँ हमारा सपोर्ट कर रही हैं, दूसरा है अनफेवरेबल जहाँ परिस्थितियाँ हमारा अपोज। देखिए, जब परिस्थितियाँ हमारा सपोर्ट कर रही हैं, आप लोग खुद ही कहते हैं नॉर्मल लाइफ में कि भैया सब कुछ हमारे फेवर में है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने टारगेट अचीव कर लेना चाहिए। टास्क अचीवमेंट्स आपका होना चाहिए। इस बार सारी परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं, इसलिए मैं आईएएस का अटेम्प्ट दूंगा, आईएएस का अटेम्प्ट दूंगा। तो टास्क अचीवमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन इसकी शर्त होती है कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में नहीं जाना है।
नेचुरल जस्टिस, यहाँ से आप बाउंडेड हैं, टास्क अचीवमेंट जरूर करेंगे लेकिन नेचुरल जस्टिस से आप बाउंडेड है। जैसे मैं 2-3 प्रश्नों का ला रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। आपसे क्या पूछा जाए, बोर्ड ने कहा आपसे क्या पूछा जाए, तो जब इंट्रो बोर्ड ने कहा कि आपसे क्या पूछा जाए तो आप, अच्छा सर आज तो मैं ये पढ़ के आया हूँ, इसको पूछ लो, ये आपके लिए वेरी फेवरेट कंडीशन है, वेरी फेवरेट कंडीशन है। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ठीक है, वेरी फेवरेट कंडीशन है ये, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब क्या होगा कि सर, जो कि मैं इंटरव्यू में आया हूँ और इंटरव्यू के प्रश्नों को डिसाइड करने का अधिकार, पूछने का अधिकार बोर्ड को है। हाँ, तो मेरी क्षमता है ना, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं डिसाइड करूँ कि कौन सा प्रश्न मेरे से पूछा जाए। कल जवाब देते हैं सर, डिस्पाइट कि मेरे लिए बहुत फेवरेट कंडीशन है, ठीक है, तो अगर ये इस तरह का डिसीजन मेरे से दिलाए जाएंगे तो बायस्ड हो जाऊंगा। तो सर बेहतर ये है, इसे नेचुरल जस्टिस है कि बोर्ड ही डिसाइड करे कि क्या पूछा जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी भी है और कैपेसिटी भी है। बहुत हम्बली कितने मार्क्स आपको दिए जाए, ये कंडीशन हो गया कि सर ऑब्वियस है कि अगर इस तरह का डिसीजन मुझे लेने पड़ेंगे तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा। ये बहुत फेवरेट कंडीशन है, बट सर बोर्ड डिसाइड करे कि मेरी परफॉर्मेंस जो है, उसका जो असेसमेंट है बोर्ड कर सकता है, उसकी क्षमता भी है और अथॉरिटी भी है। तो कभी भी ध्यान दीजिए कि इस तरह के प्रश्नों का जवाब है, आप एसडीएम बना दिए गए, ठीक है, आप क्या करोगे, एसडीएम बना दिए गए, सारी जनता आपको सपोर्ट कर रही है, सब कुछ आपको सपोर्ट किया जा रहा है, सर ऑब्वियस है सर कि मैं पहले स्टडी करूंगा इस चीज़ की कि सर उस सब डिवीजन में, ठीक है, जनरल प्रॉब्लम्स क्या है और स्पेशल प्रॉब्लम क्या है, जनरल प्रॉब्लम और स्पेशल प्रॉब्लम। सर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसको इंस्टेंटली सॉल्व करना जरूरी होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए लंबी रणनीति की जरूरत होती है। तो सर मैं दो तरह के काम करूंगा, एक तो इंस्टेंट सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स को एक कैटेगरी में रखूंगा जिसको तुरंत सॉल्व करने की जरूरत है, और दूसरा वो प्रॉब्लम्स होंगी तो हम एक लंबी रणनीति के तहत सॉल्व करेंगे। जैसे गरीबी तुरंत दूर नहीं हो सकती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें टाइम लगता है, ठीक है, बट कोई चोरी की समस्या चल रही है तो उसको इंस्टेंट सॉल्व करना जरूरी है, कोई और विशेष समस्या चल रही है, बाढ़ आई हुई है, सूखा है हो, तो उसको तुरंत सॉल्व करना जरूरी होता है। तो सर प्रॉब्लम्स को दो भागों में बांटूंगा मैं, इंस्टेंट और, ठीक है, जो जनरल प्रॉब्लम्स है, और इस तरह मैं प्लानिंग करूंगा कि इंस्टेंट को तुरंत सॉल्व किया जाए, जनरल है उसको एक रणनीति के तहत सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो फेवरेट कंडीशन होता है तो ये कंडीशन की जाती है। अब आता है अनफेवरेट, अगर स्थिति अनफेवरेट हो जाए तो क्या हो, इसका मतलब ये हो गया कि परिस्थितियाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो परिस्थितियाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, दैट आप कैसे काम करेंगे। आपको बताया था शुरू में ही कि परिस्थितियाँ अगर आपको सपोर्ट करती हैं तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। आप किसी समस्या को मैक्सिमम सॉल्व करेंगे, और अगर परिस्थितियाँ आपको सपोर्ट नहीं करती है तो स्थिति क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि उन परिस्थितियों में उससे बढ़िया काम नहीं हो सकता था, उससे बढ़िया काम नहीं हो सकता था। तो मैक्सिमम और ऑप्टिमम की कंडीशन हो गई। अब ऑप्टिमम क्या है, कैसे किया जाए, सबसे पहले तो अगर परिस्थितियाँ अनफेवरेबल आ जाती हैं तो आपको परिस्थितियों को नॉर्मल करने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे आप, परिस्थितियों को नॉर्मल करें तभी आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एसडीएम है, भीड़ ने घेर लिया, तो भीड़ ने अगर घेर लिया क्या करेंगे आप, ऑब्वियस है कि उनसे संपर्क बनाइए, आप उनको, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप उनको एहसास दिलाएं, भीड़ को, पब्लिक को। भीड़ भी दो तरह की हो गई, ठीक है, एक तो भीड़ वो होती है जो मैनिपुलेटेड होती है, उसकी कोई समस्या नहीं होती है, वो आपको मारने आ रही है। तो मैनिपुलेटेड भीड़ जो होती है उसको बाय फोर्स यूज किया जाए। आप अपना इंटेलिजेंस सबसे मजबूत रखें, सर मैं इंटेलिजेंस इतना मजबूत रखूंगा कि सर एबनॉर्मल कंडीशन नहीं आने दूं। अब एबनॉर्मल कंडीशन में दो तरह से आती है, एक तो ग्रेजुअली आती है, धीरे धीरे आती है, और एक इंस्टेंट आ जाती है। तो इंस्टेंट जो होता है उस पर आपका कोई हक, मतलब आपको समझ नहीं आती है,
और जो ग्रेजुअली आती है उसको आपकी इग्नोरेंस से आती है। जो ग्रेजुअली धीरे धीरे आती है, जैसे कोई समस्या थी उसको आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो वही बड़ा रूप ले गया और फिर इसके बाद जनता सड़क पे आ गई। तो आप इतने सेंसिटिव बने, संवेदनशील, सर मैं इतना संवेदनशील अधिकारी बनूंगा कि जो ग्रेजुअल आने वाली समस्याएं हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। और स्थिति को अब नॉर्मल नहीं होने दूंगा। अगर कोई स्थिति पैदा ऐसी हो जाती है इग्नोरेंस से तो मैं माफी मांगूंगा और उसको तुरंत सॉल्व करने का आश्वासन दूंगा ताकि स्थिति को नॉर्मल कर सकूं। ये तो इसका जवाब हो गया। और अगर इंस्टेंट आ गई तो क्या करोगे आप? इंस्टेंट में भी क्या होता है कि मैनिपुलेटेड भीड़ हो सकती है या जेन्यून भीड़ हो सकती है। जेन्यून भीड़ हो सकती है तो अपनी रियल में प्रॉब्लम को लेकर के कोई आ सकता है, या मैनिपुलेटेड आ सकता है, या मैनिपुलेटेड इंस्टेंट में हो सकता है। तो अगर जेन्यून भीड़ है, अब तो जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, कोई अचानक से घटना घट, दो चार लोगों का मर्डर हो गया, डकैती पड़ गई, इस तरह की बात हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप उनसे संवाद स्थापित करेंगे। वो सिविल सर्वेंट आम जनता है जिनके लिए आप बैठे हुए हैं, तो आप उनको आश्वासन में दीजिए, उनको आप उनसे बात करिए कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ, आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए आप अपनी समस्या बताइए और मेरे साथ बैठ करके, ठीक है, हम लोग मिल करके समाधान निकालते हैं। तो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जहाँ पर आप उनसे संपर्क स्थापित करके उनको विश्वास में लेकर के साथ में बिठा करके उनको एहसास कराइए कि वास्तव में आप उनके लिए बैठे हुए हैं। तो तरीका ये होता है। अगर मैनिपुलेटेड भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको फोर्स यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए सर? अगर भीड़ मैनिपुलेटेड है तो सर मेरे ऑफिस का सेफ होना, मेरा सेफ होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में फोर्सफुली हम फोर्स का यूज करते हुए, फोर्स तो यूज करेंगे बट हम फोर्स यूज करते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर रहे हैं उनको अरेस्ट कराया जाएगा, पकड़ाया जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी। तो अब जवाब क्लियर हो गया कि अगर परिस्थितियाँ अब नॉर्मल हो रही हैं तो ये दो कारण से हो सकती हैं सर। एक तो कोई प्रॉब्लम है, इसको हम इग्नोरेंस किया है, ग्रेजुअल प्रॉब्लम निकल के आई है, या इंस्टेंट कोई घटना घट गई है। सर ग्रेजुअल वाली समस्या को तो अगर मेरे से घटना ऐसी हो गई है, गलती हो गई है, तो मैं माफ़ी मांगूंगा, विश्वास में ला करके उस समस्या को सॉल्व कराऊंगा। और सर अगर इंस्टेंट है तो ये भी दो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जेन्यून प्रॉब्लम को लेकर के कोई आ सकता है, या ये मैनिपुलेटेड हो सकता है, बिना किसी समस्या के कुछ सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सर इनके लिए तो हम फोर्स यूज करेंगे और इनके को विश्वास में लेकर के बिठाएंगे और उनकी समस्या को समझ प्रयास। अब समस्याएं भी देखो दो तरह की होती हैं भाई। समस्याएं दो तरह की होती हैं। एक समस्या ये होती है जो आपके जुरिडिक्शन और अथॉरिटी में आती है। जुरिडिक्शन और अथॉरिटी में आपके आता है, तो जो आपके जुरिडिक्शन अथॉरिटी में आता है वो तो अपने लेवल पर आप सॉल्व करेंगे। आपके जुडिक्शन अथॉरिटी में जो आता है वो तो आप सॉल्व कर दीजिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी जुडिक्शन अथॉरिटी में नहीं आती हैं, ठीक है। अब कोई रोजगार मांग रहा है तो क्या रोजगार देना आपकी जुडिक्शन अथॉरिटी में है क्या? कोई कह रहा है कि यहाँ पर रिफाइनरी बना दो, यहाँ पर फैक्ट्री लगा दो, तो आपकी जुडिक्शन अथॉरिटी, तो जो आपके जुडिक्शन अथॉरिटी में नहीं आता, आपका जुडिक्शन भी नहीं है और अथॉरिटी भी नहीं है, नो अथॉरिटी नो जुडिक्शन, उस समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे आप? उसके लिए आप ये बोलेंगे कि देखिए आप लोग अपना बैठिए मेरे साथ और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए और आपकी प्रॉब्लम मैं मेरे अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि मेरे लेवल पर ये समस्या हल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जवाब क्लियर है भाई। अगर जेन्यून भीड़ है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या वो समस्या आपके लेवल पर सॉल्व हो सकती है, या वो नेक्स्ट लेवल की समस्या। तो आपके लेवल पर समस्या जो सॉल्व होगी उसको अपने लेवल पर करिए, तो उसको आगे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, चाहे वेरी फेवरेबल हो चाहे वेरी अन, ठीक है। अब अगली चीज आ गई सामने, हाइपोथेटिकल। ठीक है, तीन हमने बता दिया। इस डिस्प्यूटेड हो गया और स्पेशल सिचुएशन वाले हो गए। अब कुछ प्रश्न आते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल जैसे आपको राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए,
ठीक है, आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आपको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए, आपको देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाए, तो कभी भी ये मत भूलना अरे नहीं सर हमारी क्षमता कहाँ है, हम क्यों है, अरे हम तो आरएस बन जाए बड़ी बात है, ऐसी कोई नहीं है। ऑब्वियस है आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का होना चाहिए, इस कार्य को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन आ गया आपके पास। तो सर मैं तो आरएस का इंटरव्यू देने आया था लेकिन बोर्ड में सस्पेक्ट कर रहा है इसका प्रधानमंत्री बनाने के बाद, तो ऑब्वियस है सर अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं जो पीएम का पद है, पीएम का पद है उसका जो आइडियल वर्क कल्चर है, क्या आइडियल वर्क कल्चर, आइडियल वर्क कल्चर में दो चीजें आती हैं, एक तो इथिक्स आता है नैतिकता, नैतिकता में क्या आएगा उनका जस्टिस, जस्टिस क्या होता है डीपीएसपी तो ये लागू करता है ना, फंडामेंटल राइट्स भी एग्जीक्यूट करता है, तो जस्टिस का एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है कोर्ट आदेश जरूर करता है बट लागू ही करते हैं। तो सर एक जो आम जनता का वेलफेयर है, आम जनता का वेलफेयर और जस्टिस है, और जो नेशन के इंटरेस्ट है, नेशन और स्टेट का इंटरेस्ट है, तो देश का जो इंटरेस्ट है चाहे देश की इंटरनल पॉलिसी हो चाहे एक्सटर्नल पॉलिसी हो, सर देश का इंटरेस्ट जो है और जो आम जनता का हित है ये आपका हो गया आइडियल इथिक्स, आइडियल वैल्यूज। तो सर जब पीएम की पोस्ट है उसके जो आइडियल वैल्यूज हैं उसको मैं फॉलो करूंगा, प्लस प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है तार्किक और प्राकृतिक व्यवहारिक, यानी जो भी काम आप डिस्पोज करेंगे वो तार्किक व्यवहारिक और प्राकृतिक हो। तो सबसे पहले तो सर मैं पीएम के जो ड्यूटीज़ हैं, सर पीएम के जो फंक्शन है इसकी मैं थॉरो स्टडी करूंगा और इसके बाद आइडियल वर्क कल्चर को और प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करूँ। जब आप चीफ सेक्रेटरी बना दिए जाएंगे तो यही होगा, अब कोई जुडिशरी का इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई आईएएस का इंटरव्यू देना है तो भी यही आप फॉलो करेंगे कि सर आइडियल एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म को मैं फॉलो करूँगा। हाइपोथेटिकल प्रश्नों का जवाब यही होता है, कि आपको बड़ा पद देने की बात होती है जब। अब अगली बात आती है कि अगर वेरियस प्रॉब्लम, सिचुएशनल क्वेश्चन में अगला पार्ट है कि अगर बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ जाए तो वेरियस प्रॉब्लम इन सेम टाइम, एक साथ कई सारी समस्याएं आ गई, अब पुलिस के अधिकारी हैं, एक तरफ डकैती पड़ गई, एक तरफ मर्डर हो गया, एक तरफ आतंकवादी ने हमला कर दिया, क्या करेंगे आप। तो बहुत सारी समस्याएं अगर आती हैं एक साथ में तो ये बहुत सारी समस्याएं एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है मैं बता दूं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए बहुत सारी समस्याएं अगर एक साथ आती तो सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें डिसाइड करना चाहिए। एक तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो इंस्टेंट है, इसका वेट नहीं कर सकती, जो वेट नहीं कर सकती उसको प्रॉब्लम को इंस्टेंट कहते हैं। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं तो 2 4 10 दिन में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो तुरंत सॉल्व करना जरूरी होता है बट वो सेम टाइम में आ गई हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो जो प्रॉब्लम ज़्यादा इंस्टेंट और चैलेंजिंग है ठीक है वो आपकी वरीयता होगी, आपकी प्रेफरेंस में होगा, और बाकी को क्या करेंगे आप, बाकी को हम सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देंगे। किसको करेंगे, सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम सर इंस्टेंट है जिसको तुरंत सॉल्व करना जरूरी है, या जो चैलेंजिंग है उसको रखेंगे, बाकी हम डेलीगेट कर देंगे सबऑर्डिनेट्स और स्पेशलिस्ट को। किसको, जैसे अगर मेडिकल की कोई समस्या आ गई, महामारी फैल गई, हमारी कलेक्टर साहब नहीं हल करेंगे, अरे तो डॉक्टर देखेंगे वहाँ का, डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग करेंगे ठीक है, और मीटिंग करने के साथ ठीक है पावर डेलीगेट कर देंगे कि वो अपना डिसीजन लेकर के समस्या को सॉल्व करें। हो सकता है पावर आपके पास ऊपर डेलीगेट कर दीजिए आप। तो ध्यान दीजिए कौन सी प्रॉब्लम इंस्टेंट है, चैलेंजिंग है, कौन सी प्रॉब्लम आपके लेवल पर सॉल्व हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम सबऑर्डिनेट लेवल पर सॉल्व होगी, कौन सी प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट को सॉल्व होगी, ये आपके पास स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट के पास जानी चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम सबऑर्डिनेट सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा चैलेंजिंग है ठीक है, इंस्टेंट है, इस आधार पर मैं डिसीजन लूंगा
कौन सी समस्या कौन सॉल्व करेगा, कि मैं हल करूंगा और कौन सी सबऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे। तो जब आप क्लियर हो गया कि जो प्रॉब्लम इंस्टेंट है उसको तुरंत सॉल्व होना चाहिए, चाहे आप सॉल्व करें, चाहे सबऑर्डिनेट सॉल्व करें, चाहे स्पेशलिस्ट सॉल्व करे, नहीं सॉल्व करेंगे ना, या तो आप सबऑर्डिनेट को देंगे, स्पेशलिस्ट को देंगे, या तो खुद सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम ज़्यादा चैलेंजिंग है उसमें आप जाएंगे, ये नहीं कि आपने कलर को बुला रहे तो सॉल्व कर ले यार मैं तो जा रहा हूँ आज, नहीं। ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप करेंगे तभी तो आप लीडर बनेंगे, लीड करेंगे जिले को और सब डिवीजन को, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट को देना है, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो सबऑर्डिनेट को देना, क्लियर। इंस्टेंट प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम, स्पेशलिस्ट को देने वाली प्रॉब्लम और सबऑर्डिनेट को देने वाली प्रॉब्लम, चार चीजों पर विचार करके ही प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला आज बता रहा हूँ और सॉल्यूशन में, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक जो आएगा बनेगा स्पेशल सिचुएशन में ही, वो बनेगा ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है, नीचे वाले को आप ऑर्डर देते हैं, नीचे वाले को ऑर्डर देते हैं, ऊपर वाले से ऑर्डर देते हैं। तो मुद्दा ये है कि किस तरह के ऑर्डर दिए जाए, किस तरह के ऑर्डर लिए जाए। आपके पास सीएम का फोन आ गया, सीएम ने कहा अरे फला मैटर है इसको छोड़ दो, ये हमारा आदमी है, तो क्या करोगे आप। एक्चुअली ध्यान दीजिए, जो जिम्मेदारी होती है एक सिविल सर्वेंट की वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अब आपके ओब्लिगेशन दो तरह के होते हैं, एक ओब्लिगेशन तो होता है कि जहां पर आप हायरार्की में काम करते हैं, ठीक है, आप हायरार्की में काम करते हैं, कलेक्टर का कोई आदेश आएगा तो उसको मानना पड़ेगा आपको। एक होता है जहां पर आपका डिस्क्रिशन होता है, सुन, डिस्क्रिशन होता है, तो जहाँ डिस्क्रिशन होता है वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार कम करना चाहिए। लेकिन जहां पर हायरार्की में काम होता है वहां पर क्या क्या देखना चाहिए, क्या ऑर्डर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है कि जिस अथॉरिटी को आपको ऑर्डर देने का अधिकार है वही ऑर्डर दिया जाए, और जो सब्जेक्ट है ऑर्डर का वही होना चाहिए जो उसमें मेंशन्ड है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आउट ऑफ सब्जेक्ट और आउट ऑफ हायरार्की जाकर के आप किसी ऑर्डर को नहीं मानेंगे। तो आपका जवाब क्लियर है कि सर आदेश मुझे कौन दे रहा है, आदेश मुझे कौन दे रहा है, कि वो व्यक्ति क्या में शामिल है, क्या वो जो ऑर्डर आ रहा है वो प्रॉपर चैनल से आ रहा है। तो एक वर्ड यूज है प्रॉपर चैनल, सर हम वही ऑर्डर मानेंगे जो प्रॉपर चैनल से आ रहा है। प्रॉपर चैनल का मतलब है कि उस अथॉरिटी को, उस पोस्ट को आदेश देने का अधिकार है, तो उसका जुडिक्शन है तुम्हें आदेश देने का, वही आदेश माना जाएगा, ठीक है। लेकिन सर कोई ऐसा आदेश जो संविधान के खिलाफ है और मेरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ है, उस आदेश को नहीं माना जाएगा। सर मैं प्रॉपर्ली डिनाई कर दूंगा कि इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई वुड नॉट बी ओबे दिस, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी संविधान के लिए है और वही आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है वो आदेश आपको मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आदेश जो प्रॉपर चैनल से आ रहा है, ठीक है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। प्रॉपर चैनल का मतलब है कि उसको आदेश देने का अधिकार है। जैसे सीएम को आपको आदेश आ रहा है तो मानना पड़ेगा उस चीज को, तो सीएम पूरे राज्य के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और अगर भजनलाल शर्मा आदेश देते हैं तो मानने की जरूरत नहीं, बिकॉज भजनलाल शर्मा ए पर्सन, सीएम इज ए इंस्टीट्यूट, हायरार्की में सबसे ऊपर होता है। सर अगर कोई आदेश प्रॉपर चैनल से आया है तो उसको डेफिनेटली मानना, बिल्कुल माना जाएगा वो, ठीक है। जैसे कहीं गोली चलवाना है तो गोली चल मिनिमम फोर्स यूज करने का अधिकार आपके पास है अगर आप एसपी हैं तो, और डेफिनेटली सर सीएम का आदेश आया है या चीफ सेक्रेटरी का आदेश आया है या उन अथॉरिटीज का आदेश आया है जो प्रॉपर चैनल से आया है, तो सर मानना मेरी पूरी है, मानना मेरा ड्यूटी है। लेकिन सर अगर कोई आदेश प्रॉपर चैनल से नहीं आया है तो उस आदेश को मैं, बहुत क्लियर है। रिलेटेड क्वेश्चन हो गया,
इसका जवाब यही है। अगला स्थिति आती है आपकी ह्यूमैनिटी और ड्यूटी से संबंधित। और ड्यूटी, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपको फंसाने के लिए। ये स्पेशल सिचुएशन का लास्ट सिचुएशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स देख लेंगे, अगर कोई है कि सर ये इस पर भी डिस्कस किया जाए तो आपके सारे क्वेश्चन में और उसका जवाब में। तो ह्यूमैनिटी और ड्यूटी की बात अगर हम करें तो ह्यूमैनिटी और ड्यूटी की जो स्थिति आती है वो क्या होती है। देखिए, जब आप पैदा हुए तो बाई बर्थ आप क्या हैं, ह्यूमन। तो चाहे आप एसडीएम हो चाहे ना हो, आप ह्यूमन हमेशा हैं। और दूसरा, आप पोस्ट पर हैं तो एसडीएम बन गए। तो एसडीएम बाद में आप बने हैं, ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और ह्यूमैनिटी कभी भी एक पर्सन से डिटैच नहीं हो सकती है, ये कभी भी दूर नहीं जा सकती। और एसडीएम की जो ड्यूटी होती है वो आपको ऑफिस में होती है, ठीक है, सब डिवीजन में होती है। आप कहीं जा रहे हैं, देखा आपने तो बच्चा घायल पड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप। तो ऑब्वियस है, एक तो उसकी मदद आप उस क्षेत्र के, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर भी आपके अंडर में आता है, एसडीएम के रूप में मदद कर सकते हैं, एक ह्यूमन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एसडीएम नहीं भी है तो ह्यूमन के रूप में करेंगे आप मदद मदद उसकी। तो जब आप क्लियर है कि सर मैं सबसे पहले एसडीएम के बजाय मैं ह्यूमन हूँ, एसडीएम में बाद में हूँ, तो ह्यूमनिटी के नाते सर हमारी ह्यूमन ड्यूटी बनती है कि उसको प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। सर उसको तत्काल वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ उसकी मदद हो सकती है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं, इलाज आप नहीं करेंगे। और ये काम सबऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, कोई भी आदमी कर सकता है अस्पताल पहुँचाने का काम, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरी मीटिंग लेनी है, सब डिवीजन में सीएम साहब आ रहे हैं, फिर देखा आपने बच्चा घायल पड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप। सर दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर दोनों में अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटी सबसे इंपॉर्टेंट। सर मैं ये इंश्योर करूँगा कि सबसे पहले उसको अस्पताल पहुँचाया जाए, उसकी चिकित्सा सुनिश्चित की जाए। और इसके लिए अगर मुझे देर भी हो जाता है तो सर इसके लिए मैं सभा स्थल पर सॉरी बोल लूँगा, इसलिए मुझे डिले हो गया, ठीक है। लेकिन सर ह्यूमैनिटी को मैं किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकता। पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमैनिटी क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट है। अगर किसी को आप बचाते हैं, सर्वाइव करते हैं तो ये, और इस ड्यूटी को आप नहीं भी नहीं कर सकते, नहीं देखते हुए चले गए, इससे आप क्या हो जाएंगे, आज संवेदनशील हो जाएंगे। तो स्थिति बहुत क्लियर है कि सर मैं सबसे पहले ह्यूमन हूँ, इसके बाद मैं एसडीएम हूँ, की ड्यूटी में कभी भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। और एसडीएम के रूप में मेरे दोनों में सर बैलेंस करने का प्रयास करूँगा। और अगर बैलेंस नहीं होता है तो ठीक को सबसे पहले प्रेफर करूँगा, ठीक है। और एसडीएम के रूप में जो हमारा ऑब्लिगेशन है, ठीक है, इनको अगर 10 मिनट हम डिले भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूँकि सीएम का मैटर है, सर मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इस पर्सन को इंश्योर कर दूँ अस्पताल पहुँचाने के, इसके बाद मैं तुरंत इसमें पहुँच जाऊँ ताकि अभी मेरा नुकसान या सिस्टम का नुकसान ना होने पाए। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए, इसके ये क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, ड्यूटी और यूनिटी से संबंधित। अब आपने देखा कि आपको हमने स्पेशल सिचुएशन जो थे उसमें कई सारे सेक्शन कवर किए हैं। पहला सेक्शन हमने कवर किया है पुलिस। पुलिस, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा बता दिया। दूसरा डिस्प्यूटेड, इसका भी जवाब कैसे दिया जाएगा बता दिया मैंने। तीसरा स्पेशल सॉरी सिचुएशनल, इसका भी जवाब कैसे दिया जाएगा बता दिया हमने। हाइपोथेटिकल, इसका भी जवाब कैसे दिया जाएगा हमने बता दिया है। इसके अलावा हमने वेरियस प्रॉब्लम सेम टाइम, इसका भी जवाब हमने बता दिया है। फिर हमने आपको जवाब दिया है ऑर्डर रिलेटेड, इसका भी जवाब दे दिया हमने। फिर हमने आपको दिया ड्यूटी और ह्यूमैनिटी। तो 1 3 4 5 6 7, 7 ऐसे सिचुएशन हैं जो स्पेशल सिचुएशन में आती हैं और आप लोगों को इससे संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब। अब मैं क्योंकि बायोडेटा में ले चुका हूँ, कि आपके इंटू का 30% है, स्पेशल सिचुएशन में ले चुका हूँ,
ये आपका इंटू का 30% है, 60% होते हैं। अब आया सबसे इम्पोर्टेंट आपका पार्ट, जनरल टॉपिक्स। जनरल टॉपिक्स बायोडेटा, स्पेशल सिचुएशन, और जनरल टॉपिक्स। जनरल टॉपिक्स जो हैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसको बहुत शांति से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप आईएएस का मेंस दे रहे हैं, आरएस का मेंस दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपकी बहुत मदद करेगा। और देखिए ध्यान दीजिए, जनरल आइडिया से ही किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है। जनरल टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल इशू, दूसरा आपका है सोशल इशूज, इकोनॉमिक इश्यूज, सबको जानना चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, लीगल इश्यूज, ज्योग्राफिकल हिस्ट्रिकल इश्यूज, सारे कवर किए जाएंगे एक जनरल तरीके से। लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा, बट एक बार पढ़ने के बाद आपका जीएस बहुत शानदार हो जाएगा। हिस्टोरिकल इश्यूज, करंट इवेंट्स, मिसलेनियस टॉपिक, और पॉलिटिकल के साथ आईआर भी आ जाएगा आपका, इंटरनेशनल इश्यूज। तो सोशल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक भी आएगा इसमें। कुछ टॉपिक ऐसे हैं साइंस एंड टेक के भी इश्यूज आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक हैं, तो लगभग आपके आईएएस के पूरे। और एक बार इस क्लास को लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई समस्या कहीं पर भी आने वाली है। हर चीज़ को कवर कर लिया जाएगा, और धैर्य से इस चीज़ को आप लोग पढ़ना। इसी में आपका राजस्थान भी कवर होगा, इसको मैं पढ़ा दूंगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके राजस्थान वाले यहीं से निकल जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, यूपी के हों, पंजाब के हों, मध्य प्रदेश के हों, तमिलनाडु के हों, केरला के हों, ज़्यादातर यहाँ से आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये स्थिति बन रही है। ठीक है, इस स्थिति को आप देखिए। तो आज स्पेशल इशूज हमने बता दिया है, स्पेशल सिचुएशन वाले क्वेश्चन, बायोडेटा के क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। अब आप लोग एक काम करें, आप लोग फटाफट एडमिशन लेकर के और क्लास में लिंक हो जाएं, ठीक है, ताकि ऑनलाइन क्वेश्चन आप पूछ सकें मेरे से। ठीक है, और ऑनलाइन क्वेश्चन पूछने के साथ आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो सकें। ठीक है, बायोडेटा आप देंगे तो बायोडेटा से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, क्योंकि जनरल जवाब तो हमने दे दिया है, बट स्पेशल जो आपके बायोडाटा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसको निकाला जाएगा, एक ग्रिड बनाया जाएगा। ठीक है, और मैं फॉर्मली इंट्रो की क्लासेस, ठीक है, आज 2 क्लास हो चुकी है, बायोडाटा की क्लास और एक ही स्पेशल एजुकेशन की। कल से मैं टॉपिक शुरू करूंगा। सबसे पहले मिलूंगा सोशल इश्यूज, फिर आपका इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, लीगल इश्यूज, ज्योग्राफिकल इश्यूज, सारे आएंगे आपके। और हर चीज़ के उन चीज़ों को टच किया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट से संबंधित। क्योंकि देखो जीएस में आपका सिलेबस आता है पूरा,